गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू डेली करंट अफेयर सेशन। आज है 12 ऑफ नवंबर और आज हम डिस्कस करेंगे 12 ऑफ नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। 12 ऑफ नवंबर से जितने भी करंट अफेयर्स हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी रहेंगे, उन सभी को हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेशन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। सेशन की शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट डे के साथ। नेशनल एजुकेशन डे 11 नवंबर को हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल एजुकेशन डे के रूप में, जिसमें कि ऑनर किया जाता है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को, जो कि इंडिया के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का मानना था कि एजुकेशन के द्वारा ही नेशन को स्ट्रॉन्ग और यूनाइट किया जा सकता है। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का जन्म जो है वो 11 नवंबर 1888 को मक्का में हुआ था। वो एक फ्रीडम फाइटर, स्कॉलर और जर्नलिस्ट थे। इसके अलावा वो इंडिया के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 से 1958 तक। उन्होंने जो यहाँ पे फाउंड किया था इंस्टीट्यूशंस को लाइक IITs, UGC, टेक्निकल एजुकेशन काउंसिल, IISC, साहित्य कला अकादमी, ललित कला अकादमी और संगीत नाटक अकादमी की उन्होंने फाउंडेशन की थी। और उनको जो है पोस्टहमसली 1992 में जो है उनके कंट्रीब्यूशन के लिए भारत रत्न से जो है वो सम्मानित किया गया था। सेलिब्रेशन अगर हम देखें तो इस दिन जो है एनकरेज किया जाता है लर्निंग को, डिस्कस किया जाता है इम्प्रूवमेंट्स इन एजुकेशन, और सेलिब्रेट किया जाता है यहाँ पर पावर ऑफ एजुकेशन को। ग्लोबल कनेक्शन अगर हम देखें तो इंडिया का जो नेशनल एजुकेशन डे है वो इंटरनेशनल एजुकेशन डे से डिफरेंट है, और इसकी सेलिब्रेशन जो है वो इंटरनेशनल एजुकेशन डे को जो है 24 जनवरी को हर साल वर्ल्ड वाइड सेलिब्रेट किया जाता है। 2025 की अगर हम इंटरनेशनल एजुकेशन डे की थीम देखें तो इस बार की थीम है AI एंड एजुकेशन, प्रिजर्विंग ह्यूमन एजेंसी इन अ वर्ल्ड ऑफ ऑटोमेशन। इंडिया का जो नेशनल एजुकेशन डे है इसको फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया गया था 2008 में, और इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। और इसका जो मेन पर्पस है वो है सेलिब्रेट करना आज़ाद की लीगेसी और प्रमोट करना है एजुकेशन फॉर ऑल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे इज़ वर्ल्ड निमोनिया डे। तो हर साल 12 नवंबर को हम वर्ल्ड निमोनिया डे के रूप में जो है वो ऑब्जर्व करते हैं। इस दिन जो है निमोनिया को एज एक ग्लोबल हेल्थ अवेयरनेस इनिशिएटिव के रूप में हर साल ऑब्जर्व किया जाता है, और सपोर्टलाइट किया जाता है कि निमोनिया जो है एक प्रिवेंटेबल और ट्रीटेबल डिजीज़ है, ठीक है ना, जो कि एक लीडिंग कॉज इन्फेक्शियस कॉज रहता है डेथ का चिल्ड्रंस में अंडर 5 ईयर्स ऑफ एज वर्ल्ड वाइड। वर्ल्ड निमोनिया डे की अगर हम बात करें तो इसको एस्टेब्लिश किया गया था 2009 में, और इसको सपोर्ट किया जाता है फोरम ऑफ इंटरनेशनल रेस्पिरेटरी सोसाइटी के द्वारा। इसका मेन एम है मोबिलाइज करना, एक्शन को, अवेयरनेस को रेज करना है, प्रमोट करना है सॉल्यूशंस टू रिड्यूस बर्डन ऑफ निमोनिया वर्ल्ड वाइड। 2025 की निमोनिया डे की थीम है प्रोटेक्ट योर लंग्स, प्रोटेक्ट योर लाइफ, जिसमें कि हाईलाइट किया गया है क्रिटिकल रोल ऑफ लंग हेल्थ इन ओवरऑल वेलबींग के ऊपर। और जो इसमें जो है वैक्सीनेशन, अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट, इम्प्रूव्ड एक्सेस टू हेल्थ केयर और पब्लिक एजुकेशन पर यहाँ पे फोकस किया गया है। इम्पोर्टेंस अगर इस डे की अगर हम देखें तो इसमें जो है निमोनिया जो कि एक प्रिवेंटेबल डिजीज़ है, इससे जो है प्रिवेंट किया जा सकता है थ्रू वैक्सीनेशन, और इसको जो है ट्रीट किया जा सकता है विद एंटीबायोटिक्स और सपोर्टिव केयर के साथ विद अर्ली डायग्नोसिस। इसके अलावा जो है इसमें अवेयरनेस को रेज करके और ग्लोबल जो मोर्टेलिटी है इसको रिड्यूस किया जा सकता है, और इम्प्रूव किया जा सकता है कम्युनिटी हेल्थ रिसाइलेंस को। Next news is regarding appointment. Rakshit Hargav has been named as the new CEO and Executive Director of Britannia in Industries. So Rakshit Hargav को जो है अपॉइंट कर दिया गया है एज अ न्यू CEO और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, और उनकी जो ये अपॉइंटमेंट है ये इफेक्टिव में आ जाएगी 15 दिसंबर 2025 से 5 ईयर टर्म के लिए। रक्षित भार्गव की अगर हम बात करें तो ये एक सीजनड एग्जीक्यूटिव है विद ओवर 2 डिकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस इन कंज्यूमर गुड्स एंड इंडस्ट्री। इससे पहले वो जो है वर्क कर चुके हैं बिरला ओपस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले इंडिया और टाटा मोटर्स में जो है इससे पहले वो लीडिंग रोल प्ले कर चुके हैं। ब्रिटानिया इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो इसको जो फाउंड किया गया था 1892 में, और ये जो है एक फूड और बेवरेज इंडस्ट्री है, और इसके पॉपुलर ब्रांड्स में आ जाते हैं गुड डे, मैरी गोल्ड, बर्बन, न्यूट्री चॉइस एक्सेट्रा, इसके जो है पॉपुलर ब्रांड्स है ब्रिटानिया के।
ब्रिटानिया इंडस्ट्री का अगर हम विज़न देखें तो इसका विज़न है टू मेक न्यूट्रिशियस एंड अफोर्डेबल फूड एक्सेसिबल अक्रॉस इंडिया एंड ग्लोबली। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट इज शेखा नासिर अल नोवाज बिकम फर्स्ट वुमेन टू लीड यूएन टूरिज्म। सो शेखा नासिर अल नवाज जो है पहली वुमेन बन चुकी हैं जो कि लीड करेंगी यूएन टूरिज्म को सिंस इट्स फाउंडेशन 1975। सो यूएन टूरिज्म जिसकी की फाउंडेशन 1975 में की गई थी, उसके बाद से जो है शेखा अल नवाज जो है फर्स्ट वुमेन बनेगी यूएन टूरिज्म को लीड करने वाली, और उनकी जो ये अपॉइंटमेंट है ये इफेक्ट में आ जाएगी जनवरी 2026 से। ठीक है, और उनका जो रोल रहेगा वो रहेगा सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन टूरिज्म। शेखा अल नवाज जो है वो यूनाइटेड अरब अमीरात से जो है वो संबंधित है, और उनकी जो ये अपॉइंटमेंट है इसको कंफर्म किया गया है मेजर यूएन मीटिंग जो कि सेगोविया स्पेन में चल रही थी। शेखा अल नवाज की अगर हम बात करें तो उनके पास जो है 16 प्लस ईयर्स का एक्सपीरियंस है टूरिज्म में और बिजनेस में। इसके अलावा जो इन्होंने टॉप रोल जो प्ले किए हैं उसमें आ जाता है कॉरपोरेट वाइस प्रेसिडेंट एट रोटांडा होटल्स, चेयर वो रही हैं आबू धाबी चैम्बर्स टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की, बोर्ड मेंबर रही हैं वो आबू धाबी बिजनेस वुमेन काउंसिल की। उनका जो विज़न है फॉर ग्लोबल टूरिज़्म उसमें आ जाते हैं 5 की गोल्स आ जाते हैं, जिसमें कि रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म, डिजिटल इनोवेशन, सस्टेनेबल फाइनेंसिंग, यूथ एंड वुमेन एम्पावरमेंट और ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस जो है उनके जो है वो यहाँ पर ग्लोबल टूरिज़्म के की गोल्स आ जाते हैं। Canadian Hungarian British writer David Sedgwick wins Booker's Prize for Fiction with his novel Flesh। सो डेविड सेजले ने जो है 2025 का बुकर प्राइज़ यहाँ पे जीत लिया है उनकी नॉवेल फ्लैश के लिए, और वो फर्स्ट जो है वो ऑथर बन गए हैं हंगेरियन ओरिजिन के जिनको कि ये प्रेस्टिजियस अवार्ड दिया गया है। बुकर प्राइज़ की अगर हम बात करें तो इसकी फाउंडेशन जो है 1969 में की गई थी, और इसमें जो है बुकर प्राइज़ जो है वो बेस्ट ओरिजिनल नॉवेल जो कि इंग्लिश में लिखा होना चाहिए और जो पब्लिश होना चाहिए यूके और आयरलैंड में, उनको जो है ये बुकर प्राइज़ दिया जाता है। सेजले की अगर हम बात करें तो ये कनेडियन हंगेरियन ब्रिटिश ऑथर हैं, ठीक है ना, और ये जो इनका 6 नॉवल है फ्लैश इसके लिए कि उनको बुकर प्राइज़ दिया गया है। इसमें जो है एक स्टोरी है हंगेरियन जो मैन है उसकी लाइफ के ऊपर जो इन्होंने यहाँ पे जो है वो स्टोरी इसमें बताई गई है, ठीक है ना, और इसके अलावा जो है ये प्राइज़ विन करने के लिए जो इन्होंने यहाँ पे बीट किया है 5 अदर फाइनलिस्ट को, जिसमें कि इंडिया की किरण देसाई आ जाती हैं जिनकी जो बुक थी लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी जो इसके लिए शॉर्टलिस्ट हुई थी। इसके अलावा एंड्रयू मिलर जो भी यहाँ पे फाइनलिस्ट में थे, इनको इन्होंने यहाँ पे बीट किया है। Now next news is regarding Flamingo Sanctuary. So wind farm plants near Flamingo Sanctuary raise concern. So एक 50 मेगावाट का जो विंड फार्म जो है जो कि प्लान किया जा रहा है धनुषकोडी जो कि एक कोस्टल एरिया है तमिलनाडु में, ठीक है, तो ये जो प्रोजेक्ट है इसको लीड किया जा रहा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी के द्वारा अंडर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी। ये जो विंड फार्म होगा इसमें जो है 4 विंड टर्बाइन्स होंगे और एक जेटी होगा और अदर फैसिलिटीज़ होंगी, और इसका जो गोल रहेगा वो रहेगा यहाँ पे जो है वो ऑफशोर विंड एनर्जी को यहाँ पे पार्ट बनाना इंडिया का 2015 का जो ऑफशोर विंड एनर्जी पॉलिसी है। ये जो विंड फार्म है इसको जो प्लान किया गया है वेरी क्लोज टू ग्रेट फ्लेमिंगो जो सेंचुरी है, इसके साथ ही जो इसको प्लान किया जा रहा है ये जो फ्लेमिंगो सेंचुरी ये प्रोटेक्टेड एरिया है जहाँ पर कि थाउजेंड्स ऑफ फ्लेमिंगो जो है यहाँ पे और अदर माइग्रेटिव बर्ड्स हर साल विजिट करते हैं। सो यहाँ पे जो इन्वायरमेंटलिस्ट के लिए यहाँ कंसर्न बन गया है रिगार्डिंग बर्ड सेफ्टी और हैबिटेट डिस्टर्बेंस, फिशिंग इम्पैक्ट और जो कि यहाँ पे अफेक्ट करेगा यहाँ पे जो लोकल लाइवलीहुड है और एक्सेस टू सी है उसको जो है ये यहाँ पे इम्पैक्ट कर सकता है ये विंड फार्म। स्पेशल अगर हम इस एरिया की बात करें तो ये जो साइट है ये पार्ट है फ्रेजाइल कोस्टल इकोसिस्टम का जो कि यहाँ पे कोस्टल रेगुलेटर जोन के अंडर आता है, ठीक है, और जो तमिलनाडु कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी है ये जो है अब इसको दोबारा इसके अप्रूवल के लिए रिकंसीडर कर रही है।
ग्रेटर फ्लेमिंगो सेंचुरी धनुषकोडी की अगर हम बात करें तो ये जो है इसको जो है डिक्लेयर किया गया था जून 2025 में, और जो है ये एक प्रोटेक्टेड वेटलैंड हैबिटेट है माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए, स्पेशली फ्लेमिंगोज के लिए। ये जो स्पैन करता है 524 हेक्टेयर में ये स्पैन करता है, और ये जो लाई करता है विद इन इकोलॉजिकल रिच गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व में। इसका जो मेन पर्पज़ है प्रोटेक्ट करना है माइग्रेटरी वेटलैंड बर्ड्स को अलोंग द सेंट्रल एशियन फ्लाईवेज, स्पेशली ग्रेटर फ्लेमिंगोज। बायोडाइवर्सिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो ये जो होम करता है ओवर 128 बर्ड स्पीसीज को, जिसमें कि आ जाते हैं हेरॉन्स आ जाते हैं, सैंड पाइपर्स आ जाते हैं, इग्रिड्स और फ्लेमिंगोज यहाँ पे आ जाते हैं। और ये जो सपोर्ट करता है मेराइन बायोडाइवर्सिटी को कोस्टल वेजिटेशन, और जिसमें कि सी ग्रास बेड्स और मैनग्रोव्स आ जाते हैं। पीएम मोदीज भूटान विजिट। सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो है यहाँ पे 2 दिन की भूटान विजिट पर गए हैं नवंबर 11 और 12 2025 टू सेलिब्रेट द 70th बर्थडे ऑफ भूटान फोर्थ किंग जिग्मे शिंगे वांगचुक, जिससे कि यहाँ पे हमारे जो बायलेटरल टाइज हैं भूटान के साथ उनको उनको भी स्ट्रेंथन किया जाएगा। एजेंडा अगर हम उनकी इस मीटिंग का देखें तो इसमें जो है वो किंग जिग्मे केसर नामग्याल वांगचुक जो कि करंट मोनार्च है भूटान के, उनके साथ मीटिंग करेंगे। फोर्थ किंग जिग्मे शिंगे वांगचुक के साथ मीटिंग करेंगे, और प्राइम मिनिस्टर जो शेरिंग तोब्गे है उनके साथ जो है यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जो है वो मीटिंग करेंगे। कल्चर पार्टिसिपेशन की अगर हम बात करें तो वो अटेंड करेंगे ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल को, और विजिट करेंगे ताशी चोदोंग को, और वहाँ पे जो है वो सेकर जो पिपराहवा जो रेलिक्स है लॉर्ड बुद्धा के, उनको जो है यहाँ पे वो प्रेयर्स ऑफर करेंगे। एनर्जी कॉर्पोरेशन में जो है वो इनॉग्रेट करेंगे 1020 मेगावाट का पुंटा सांगचुक 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जिसको कि इंडो भूटान कोलेबोरेशन से डेवलप किया गया है। स्ट्रैटेजी की इंपॉर्टेंस अगर इस विजिट की अगर हम देखें तो जो है यहाँ पे जो है वो डीप रूटेड जो फ्रेंडशिप है इंडिया और भूटान की, उसको जो है यहाँ पे स्ट्रेंथन किया जाएगा, और बिल्ड किया जाएगा म्यूचुअल ट्रस्ट, कल्चरल टाइज और एनर्जी कोऑपरेशन को जो है यहाँ पे बिल्ड किया जाएगा। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो कि एक सिंबल है इंडिया की कमिटमेंट है, इंडियाज़ कमिटमेंट टू भूटान डेवलपमेंट, और जो है ये की पार्ट है भूटान की क्लीन एनर्जी एक्सपोर्ट टू इंडिया। Now next news is C3 AI might be sold after CEO step down. So C3 AI जो कि एक कंपनी है जो कि बिल्ड करती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर्स फॉर बिग ऑर्गेनाइजेशंस लाइक एनर्जी कंपनीज, गवर्नमेंट एजेंसीज एंड मिलिट्रीज, वो और जो कि हेल्प करते हैं स्मार्टर डिसीजन मेकिंग में। तो अब जो है वो थॉमस सेबल जो कि फाउंडर और सीईओ है C3 AI के, उन्होंने स्टेप डाउन कर लिया है ड्यू टू हेल्थ इश्यूज। उनकी जो है स्टेप डाउन करने के बाद जो है कंपनी यहाँ पे जो है यहाँ पे जो है वो सेलिंग के लिए रिगार्डिंग सेलिंग इटसेल्फ और रेजिंग मनी फ्रॉम प्राइवेट इन्वेस्टर्स के बारे में यहाँ जो है कंपनी जो है वो सोच रही है। ठीक है ना, ये जो आइडिया आया है ये अर्ली स्टेज जो डिस्कशन, और उसके अभी जस्ट अर्ली स्टेज डिस्कशन में ही चला है, नॉट एनी कन्फर्म इज़ देयर, एनी कन्फर्मेशन इज़ देयर। और ये क्यों किया जा रहा है, C3 AI जो है वो एक स्टॉक के जो स्टॉक प्राइसेस हैं वो यहाँ पे मोर देन 50% जो है वो ड्रॉप कर गए हैं, और कंपनी जो है यहाँ पे फाइनेंशियल प्रेशर और कंपटीशन जो है फेस कर रही है फ्रॉम अदर AI फर्म्स। ठीक है ना, तो इसलिए जो है यहाँ पे ये जो बात की जा रही है कि जो C3 AI है ये जो है यहाँ पे जो है अब जो है वो ये अपने इस अपने शेयर जो है इसको सेल कर देगी, और जो है ये यहाँ पे जो है न्यू लीडरशिप और न्यू डायरेक्शन और इवन मर्ज भी इसको किया जा सकता है अदर टेक्निकल कंपनीज के साथ। नाउ नेक्स्ट न्यूज इज स्पोर्ट्स सिटी प्लान इन प्लेस ऑफ जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। सो इंडियन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री यहाँ पे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री यहाँ पे कंसीडर कर रही है रिप्लेसिंग दिल्लीज आइकॉनिक जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम विद अ स्टेट ऑफ आर्ट 102 एकड़ स्पोर्ट्स सिटी, जो कि इंस्पायर रहेगा ग्लोबल मॉडल से लाइक दोहाज एस्पायर जोन। और ये जो प्लान है ये अभी स्टिल अर्ली स्टेजेस में है विद नो फाइनल डिसीजन मेड येट। जवाहरलाल स्टेडियम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है सीटिंग कैपेसिटी है नियरली 60,000 की, और इसको जो है अब डिसमेंटल किया जा सकता है टू मेक अ मॉडर्न स्पोर्ट्स सिटी। न्यू कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें तो इसमें इंक्लूड किए जा सकते हैं वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग एंड कंपटीशन वेन्यूज़ को इंटीग्रेटेड किया जा सकता है। इसमें फैसिलिटीज़ यहाँ पे की जा सकती है फॉर एथलीट स्विमिंग टेनिस के लिए, और कमर्शियल स्पेसेस सर्विस अपार्टमेंट्स टू इंश्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यहाँ पे जो है इंक्लूड किए जा सकते हैं।
क्यों रीडेवलप किया जाएगा जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम को? तो अगर हम जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम को देखें तो इसको जो है बिल्ड किया गया था 1982 के एशियन गेम्स के दौरान, और इसको जो है 2010 में जो है कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान जो है अप्रॉक्सीमेट रुपीज़ 950 करोड़ से जो है इसको रेनोवेट किया गया था। रिसेंटली जो है न्यू मॉन्डो ट्रैक्स भी यहाँ पे जो इंस्टॉल किए गए थे, बट ऑफिशियल्स जो अब बिलीव कर रहे हैं कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करने के लिए जो अब इसको जो है वो दोबारा से जो है रीडेवलप करना पड़ेगा। रीडेवलपमेंट जो है इसको अलाइन किया जा सकता है। इंडिया का जो एम्बिशन है होस्ट करना है 2036 का जो ओलंपिक गेम्स है, उसके साथ जो इसको अलाइन किया जा सकता है, जिसमें कि रिक्वायरमेंट रहेगी अपग्रेडेड इंफ्रास्ट्रक्चर की। जवाहरलाल नेहरू कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें तो इसमें करंटली जो है स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी और नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी जो है यहाँ पर है। और अगर इसको जो है डिसमेंटल किया जाएगा तो पहले जो है इन सभी को जो है रीलोकेट करना पड़ेगा, जो है फॉर द रीडेवलपमेंट के लिए इनको रीलोकेट करना पड़ेगा। Now, next news is regarding 18th Urban Mobility India Conference 2025. So, 18th Urban Mobility India Conference 2025 जो है सेलिब्रेट की गई इंडिया की, जिसमें कि इंडिया की टॉप परफॉर्मिंग सिटीज़ इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ग्रीन मोबिलिटी और ट्रैफिक इनोवेशन में जो है यहाँ पे उनको सेलिब्रेट किया गया। इसमें चेन्नई, उदयपुर, हैदराबाद, आइजोल जो है वो जो है मेजर विनर रहे। अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एग्जीबिशन की अगर हम बात करें तो इसको जो ऑर्गेनाइज किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। और जो है ये कॉन्फ्रेंस जो है गुरुग्राम हरियाणा में जो है चल रही थी 7 से 9 नवंबर 2025 को। इसमें जो है वो एक्सपर्ट, सिटी लीडर्स और ट्रांसपोर्ट जो इनोवेटर्स है उन्होंने डिस्कस किया यहाँ पे और शोकेस किया फ्यूचर ऑफ अर्बन मोबिलिटी इन इंडिया। पार्टिसिपेंट्स की अगर हम बात करें तो 1600 प्लस डेलीगेट्स, 170 प्लस स्पीकर्स एंड 25 जो है वो एग्जिबिटर्स यहाँ पे रहे। और यहाँ पे जो है टेक्निकल टॉक्स, राउंड टेबल, मेयोरेल कॉन्क्लेव्स और रिसर्च सिंपोजियम जो है यहाँ पे जो रहे सेशंस में। इसमें जो है लोगो और वेबसाइट फॉर द पीएमई बस सेवा को भी जो है यहाँ पे अनवील किया गया। इसके अलावा जो है यहाँ पे जो है अर्बन ट्रांसपोर्ट अवार्ड भी जो है दिए गए, जिसमें कि बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अवार्ड जो है वो चेन्नई ने जीता, ठीक है ना, जिसको कि ऑर्गेनाइज करता है मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। इसके अलावा बेस्ट नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट का अवार्ड जो है वो उदयपुर को दिया गया, और मोस्ट इनोवेटिव फाइनेंसिंग का अवार्ड जो है पिंपरी छिंचवाड़ को दिया गया, और बेस्ट ग्रीन ट्रांसपोर्ट का अवार्ड जो है वो हैदराबाद को दिया गया। बेस्ट मेट्रो इंटीग्रेशन का अवार्ड जो है चेन्नई को दिया गया, और बेस्ट मेट्रो पैसेंजर सर्विसेज का अवार्ड जो है वो दिल्ली को दिया गया, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को दिया गया। 19th जो यूएमआई कॉन्फ्रेंस रहेगी वो जो है वो भुवनेश्वर उड़ीसा में ऑर्गेनाइज की जाएगी अक्टूबर 23 से 25 2026 को। Now, next news is regarding Syrma SGS to build India's largest PCB plant. So, Syrma SGS जो है इन्वेस्ट करेगी यहाँ पर रुपीज़ 1595 करोड़ टू बिल्ड इंडियाज़ लार्जेस्ट पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नियर नायदुपेटा इन आंध्र प्रदेश, और क्रिएट किए जाएंगे यहाँ पे ओवर 2100 हाई स्किल जॉब्स को यहाँ पे क्रिएट किया जाएगा। ये जो प्रोजेक्ट है ये रिफ्लेक्ट कर रहा है यहाँ पे ग्लोबल कॉन्फिडेंस इन स्टेट्स बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट एंड स्किल वर्कफोर्स को जो है यहाँ पे जो है ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। सिरमा एसजीएस की अगर हम बात करें तो ये लीडिंग इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर है इंडिया का, और जो और सेटिंग जो कि यहाँ पे सेट करेगा अब मल्टी लेयर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड फैसिलिटी को नियर नायदुपेटा इन तिरुपति डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में, ठीक है ना, जो कि लार्जेस्ट पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगी इंडिया की। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड और पीसीबी की अगर हम बात करें तो ये बैकबोन होती है ऑल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की, जिसमें कि स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर्स और मेडिकल इक्विपमेंट्स और ऑटोमोबाइल्स आ जाते हैं। पीसीबीज जो है इनका यूज़ किया जाता है, ये जो यूज़ किए जाते हैं लिंक करने में पार्ट्स लाइक रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, माइक्रोचिप्स, सो दैट दे कैन वर्क टुगेदर। इसके अलावा जो है सिग्नल्स को कंट्रोल करते हैं, और ये जो है स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं डिवाइसेस को। ये जो फैसिलिटी है यहाँ पे जो है ये रिड्यूस करेगी इंडिया की जो डिपेंडेंस रहती है ऑन इम्पोर्टेड पीसीबीज। बूस्ट किया जाएगा यहाँ पे जो है लोकल मैन्युफैक्चरिंग को और इनोवेशन को। इसके अलावा जो सपोर्ट किया जाएगा यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ को लाइक टेलीकॉम, ऑटोमोटिव, डिफेंस एंड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स को जो यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा इस फैसिलिटी के डेवलप होने से।
Now, next news is regarding India hosted the first BIMSTEC India Marine Research Network conference in Kochi from November 4 to 6, 2025. सो इंडिया ने जो है यहाँ पे होस्ट किया है फर्स्ट बिम्स्टेक इंडिया मेराइन रिसर्च नेटवर्क कॉन्फ्रेंस को, जो कि एक मेजर स्टेप है रीजनल मेराइन रिसर्च और ब्लू इकोनॉमिक कॉरपोरेशन में अक्रॉस बे ऑफ बंगाल। बिमरेन की अगर हम बात करें तो ये स्टैंड करता है बिम्स्टेक इंडिया मेराइन रिसर्च नेटवर्क, जो कि एक रीजनल इनिशिएटिव है जिसको कि लॉन्च किया गया था 2024 में बाय प्राइम इंडियाज़ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा। और ये कनेक्ट करता है इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूशन है उनको विद इन बिम्स्टेक कंट्रीज लाइक बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड के साथ, जो कि यहाँ पे कोलैबोरेट करते हैं मेराइन साइंस और सस्टेनेबल फिशरीज में। इसकी जो अनाउंसमेंट की गई थी हमारे जो पीएम है नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा जो है 2022 की कोलंबो बिम्स्टिक समिट के दौरान जो है इसकी जो है वो अनाउंसमेंट की गई थी। ये जो सपोर्ट करता है यहाँ पे ट्विनिंग रिसर्च ग्रांट्स को और स्प्लिट साइट पीएचडी फेलोशिप्स को। इसको जो है अलाइन किया जाता है इंडिया का जो नेबरहुड फर्स्ट और एक्ट ईस्ट और इंडो पैसिफिक जो है उसके साथ जो इसको अलाइन किया जाता है, एंड महासागर जो स्ट्रेटजीज है उसके साथ जो इसको अलाइन किया जाता है। कोची कॉन्फ्रेंस की अगर हम हाइलाइट्स देखें तो इसको जो है 4 से 6 नवंबर 2025 को जो है ऑर्गेनाइज किया गया और होस्ट किया इसको कोची केरला में। इसमें जो है वो 25 इंस्टीट्यूशन 50 प्लस रिसर्चर्स फ्रॉम बिम्स्टेक नेशन से जो इन्होंने पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा जो यहाँ पे फोकस किया गया वो मेराइन इकोसिस्टम हेल्थ के ऊपर, सस्टेनेबल फिशरीज, क्लाइमेट रीसाइलेंस, यूथ रिसर्च नेटवर्क और पॉलिसी हार्मोनाइजेशन के ऊपर जो यहाँ पे फोकस किया गया। ये जो इवेंट है ये एक माइलस्टोन है इंडिया की जो रीजनल कोऑपरेशन है, जो कि शो करता है इंडिया का जो लीडरशिप है मेराइन रिसर्च और इट्स कमिटमेंट टू द ब्लू इकोनॉमी जो है उसको यहाँ पे ये शोकेस करता है ये जो इवेंट था। इम्पोर्टेंस अगर हम इस कॉन्फ्रेंस की देखें तो जो बे ऑफ बंगाल है वो अकाउंट करता है 6% ऑफ वर्ल्ड्स फिश कैच को, ओवर 1/3 ऑफ ग्लोबल फिशिंग फ्लीट को। बिमरेन जो है हेल्प करेगा कंट्रीज़ को शेयर नॉलेज, प्रोटेक्ट मेराइन बायोडाइवर्सिटी एंड मैनेज करना रिसोर्सेज सस्टेनेबिलिटी। अब थोड़ा सा जान लेते हैं बिम्स्टेक के बारे में। सो बिम्स्टेक जो है ये स्टैंड करता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बिम्स्टेक को जो है एस्टेब्लिश किया गया था 6 जून 1997 को बाय साइनिंग बैंकॉक डिक्लेरेशन। इसके जो ओरिजिनल नेम था वो था बिस्टेक, जिसमें कि बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड और जो है वो इकोनॉमिक कोऑपरेशन में यहाँ पे जो है वो इन्होंने यहाँ पे जो है फर्स्ट इसको एस्टेब्लिश किया था। और करंट अगर हम मेंबर देखें तो इसके 7 कंट्रीज जो है इसकी मेंबर्स हैं, जिसमें कि बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल, भूटान आ जाते हैं। म्यांमार और ने जो है ज्वाइन किया था दिसंबर 1997 को, और नेपाल और भूटान ने ज्वाइन किया था 2004 में। इसका जो पर्पस है वो है प्रमोट करना है इकोनॉमिक और टेक्निकल कोऑपरेशन को अमंग कंट्रीज जो कि बॉर्डर शेयर करती है बे ऑफ बंगाल के साथ, और स्ट्रेंथ करना है रीजनल जो हमारी इंटीग्रेशन है और शेयर करना है डेवलपमेंट गोल्स को। बिम्स्टेक का जो सेक्रेटरी है इसको जो एस्टेब्लिश किया गया था 2014 में ढाका, बांग्लादेश में। एरिया ऑफ कोऑपरेशन अगर हम देखें तो ओरिजिनली जो 6 सेक्टर में जो है एरिया ऑफ कोऑपरेशन रहा था, जिसमें क्या जाते हैं ट्रेड, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म और फिशरीज। इसको एक्सपेंड किया गया था 2008 में, और इसमें एग्रीकल्चर, पब्लिक हेल्थ, पॉवर्टी एलिवेशन, काउंटर टेररिज्म, इन्वायरमेंट, कल्चर, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट और क्लाइमेट चेंज को भी इसमें जो है वो इंक्लूड कर दिया गया था। 2021 में जो है इसको जो है रीऑर्गेनाइज किया गया था 7 सेक्टर्स में, जिसको कि लीड करेगा एक मेंबर कंट्री जो है हर सेक्टर को लीड करेगी, जिसमें कि ट्रेड और इन्वेस्टमेंट जो होगा उसको बांग्लादेश लीड करेगा, इन्वायरमेंट क्लाइमेट चेंज को जो है भूटान लीड करेगा, और सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म को इंडिया लीड करेगा, एग्रीकल्चर फूड सिक्योरिटी को म्यांमार लीड करेगा, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट को नेपाल, साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन को श्रीलंका, और कनेक्टिविटी को जो है वो थाईलैंड यहाँ पे इंडिपेंडेंटली लीड करेगा। Now next news is from Assam. So Assam prohibition of polygamy bill 2025. So Assam कैबिनेट जिसको कि लीड किया गया चीफ मिनिस्टर हेमंता बिस्वा शर्मा के द्वारा, उन्होंने अप्रूव कर दिया है यहाँ पे आसाम प्रोहिबिशन ऑफ पोलीगैमी बिल 2025। ये जो बिल है इसको जो है टेबल किया जाएगा स्टेट असेंबली में 25 नवंबर 2025 को ड्यूरिंग द विंटर सेशन। और इसका जो एम है वो है क्रिमिनलाइज करना पॉलीगैमी को और सपोर्ट करना है अफेक्टेड वुमेन्स को वाइल एग्जम्प्टिंग सर्टेन ट्राइबल एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज़
कम्युनिटीज़, ठीक है ना। तो इसमें जो है पॉलीगैमी को यहाँ पे क्रिमिनलाइज़ किया गया है और यहाँ पे जो है जो अफेक्टेड वुमेन है उनको सपोर्ट किया गया है इस बिल में। और लेकिन जो कुछ ट्राइबल जो कम्युनिटीज़ है और माइनॉरिटीज़ है उनको जो है यहाँ पे एग्जम्पशंस भी दी गई है। की प्रोविज़न देखिए अगर हम तो क्रिमिनलाइज़ेशन ऑफ पॉलीगैमी, जिसमें कि एनी पर्सन हु मैरीज़ अगेन व्हाइल देयर फर्स्ट मैरिज इज़ लीगली वैलिड। कोई भी पर्सन है अगर वो दोबारा शादी करता है अपनी फर्स्ट मैरिज के लीगली वैलिड रहते हुए, तो जो है उसको यहाँ पे फेस करना पड़ेगा अप टू 7 ईयर्स ऑफ रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट। और यहाँ पे जो कंपनसेशन करना पड़ेगा वुमेन को, स्पेशल फंड जो है वो क्रिएट किए जाएंगे टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड सोशल सपोर्ट टू द वुमेन एडवर्सली अफेक्टेड बाय द पॉलीगैमस मैरिज। इसके अलावा जो है यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी अगर हम देखें तो ये जो लॉ है ये एप्लीकेबल रहेगा रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन, एमिंग फॉर यूनिफॉर्मिटी इन मैरिज लॉज अक्रॉस कम्युनिटीज़, ठीक है ना। इसमें जो है कोई भी रिलीजन का यहाँ पे जो है स्पेशली जो है किसी भी रिलीजन को फेवर नहीं किया जाएगा। और यहाँ पे जो इस बिल का एम है वो है यूनिफॉर्मिटी है मैरिज लॉज में अक्रॉस ऑल द कम्युनिटीज़, वो यहाँ पे लाना जो है इस जो है लॉ का मेन एम रहेगा। एग्जम्पशन जो है यहाँ पे स्पेशल जो है कंडीशंस में दिया गया है, जिसमें कि शेड्यूल ट्राइब्स आ जाते हैं। जो बिल है ये अप्लाई नहीं रहेगा मेंबर्स ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स और रेजिडेंट्स ऑफ एरिया जिनको कि गवर्न किया जाता है सिक्स्थ शेड्यूल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है ना। और हिस्टोरिकल मैरिजेस की अगर हम बात करें तो मुस्लिम मैरिजेस जो कि शेड्यूल एरिया में है और जो कि 2005 से पहले जो हो चुकी है उसको जो है यहाँ पे एग्जम्पशंस दी गई है, ठीक है। इम्पोर्टेंस अगर हम इस बिल की देखें तो ये जो है यहाँ पे जेंडर जस्टिस लीगल यूनिफॉर्मिटी कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग और जो है ये इसको जो है यहाँ पे सपोर्ट करता है। पोटेंशियल प्रेसिडेंट अगर हम देखें तो जो है ये इनेक्टमेंट अगर इस लॉ की होती है तो ये एक मॉडल की तरह होगा फॉर अदर इंडियन स्टेट्स के लिए। और कंसीडर जो इसके रिफॉर्म्स है वो जो यहाँ पे कंसीडर करते हैं पर्सनल और फैमिली लॉज को जो है यहाँ पे ये कंसीडर करते हैं। नाउ नेक्स्ट न्यूज़ इज़ फ्रॉम इंडिया वियतनाम सबमरीन रेस्क्यू डील साइन। सो 11 नवंबर 2025 को ड्यूरिंग 15th इंडिया वियतनाम डिफेंस पॉलिसी डायलॉग जो कि हनोई में चल रही थी, उसमें जो इंडिया और वियतनाम ने जो है यहाँ पे दो जो है एग्रीमेंट साइन किए हैं। इसमें एक आ जाता है सबमरीन रिसर्च एंड रेस्क्यू एग्रीमेंट, जिसमें कि बोथ कंट्री जो है हेल्प करेगी एक दूसरे को ड्यूरिंग सबमरीन एमरजेंसीज, जिसमें क्या आ जाता है कंडक्टिंग ज्वाइंट रेस्क्यू ऑपरेशन, शेयरिंग इक्विपमेंट एंड ट्रेन पर्सनल्स, कोऑर्डिनेटिंग ट्रेनिंग एंड सेफ्टी प्रोटोकॉल्स। और जो सेकंड जो डील हुई है उसमें जो डिफेंस इंडस्ट्री कोऑपरेशन लेटर ऑफ इंटेंट को साइन किया गया है, जिसमें कि कोलेबोरेट किया जाएगा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में, शेयर किया जाएगा टेक्नोलॉजी को और पॉसिबली को डेवलप मिलिट्री सिस्टम्स जो है यहाँ पे डेवलप किए जाएंगे। इम्पोर्टेंस अगर इस डील की अगर हम देखें तो इंडो जो पैसिफिक रीजन है यहाँ पे जो है इंक्रीज़ किया जाएगा। यहाँ पे जो सब मेराइन जो एक्टिविटी है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो रही है। ये जो पैक्ट होगा ये इंप्रूव करेगा सेफ्टी कोऑर्डिनेशन को और ट्रस्ट बिटवीन टू नेवीज़। इसके अलावा जो यहाँ पे सपोर्ट किया गया है, सपोर्ट मिलेगा हमारी जो एक्टिव पॉलिसी है और वियतनाम का जो ग्रोइंग रोल है इन रीजनल मेराइन सिक्योरिटी में। ये जो एग्रीमेंट है ये न्यू चैप्टर की तरह रहेगा इंडिया वियतनाम डिफेंस टाइज में, स्पेशली अंडर सीज सेफ्टी एंड स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन में। वियतनाम की अगर हम बात करें तो इसकी लोकेशन आ जाती है साउथ ईस्ट एशिया, जो कि बॉर्डर शेयर करता है चाइना, लाओस, कंबोडिया और साउथ चाइना सी के साथ। कैपिटल वियतनाम की हनोई में आ जाती है, जो कि लोकेटेड है रेड रिवर डेल्टा रीजन के साथ। करेंसी जो है इसकी वियतनामीज डोंग है। Now, next news is regarding India Angola MOU strengthening trade and marine ties. So 10 नवंबर 2025 को ड्यूरिंग जो हमारी प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, उनकी फर्स्ट एवर यहाँ पे जो है वो विजिट रही अंगोला की, ठीक है। तो इस विजिट के दौरान जो है यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट जो एग्रीमेंट्स थे वो साइन किए गए, जिसमें कि आ जाता है फिशरीज एंड एक्वाकल्चर एग्रीमेंट और कंस्यूलर कोऑपरेशन एग्रीमेंट। फिशरीज और एंड एक्वाकल्चर एग्रीमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें इंडिया जो है हेल्प करेगा अंगोला की टू इम्प्रूव इट्स मेराइन एंड फिशरी सेक्टर, शेयर करेगा टेक्नोलॉजी को, ट्रेनिंग और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को, बूस्ट किया जाएगा लोकल जॉब्स को और फूड सिक्योरिटी को अंगोला में। कॉन्स्युलर कोऑपरेशन एग्रीमेंट की अगर हम देखें तो इसमें जो है वीज़ा सर्विसेज को और सिटीजन सपोर्ट को जो है यहाँ पे स्मूदर किया जाएगा, हेल्प किया जाएगा यहाँ पे लोगों को और बिजनेस ट्रेवल्स को, ठीक है ना, बोथ द कंट्रीज़ के बीच में।
इम्पोर्टेंस अगर हम एग्रीमेंट की देखें तो इसमें जो इंडिया और जो अंगोला है वो जो है यहाँ पे जो है जस्ट एनर्जी और ट्रेड के साथ जो है काम नहीं करेंगे। इसके अलावा जो है वो मेराइन एग्रीकल्चर और हेल्थ और टेक्नोलॉजीज़ में भी है वो जो साथ में यहाँ पे वर्क करेंगे। अंगोला जो है यहाँ पे अंगोला ने जो है यहाँ पे ज्वाइन किया है इंडिया का जो ग्लोबल ग्रुप्स हैं लाइक इंटरनेशनल जो बिग कैट अलायंस है फॉर जो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए है। इसके अलावा जो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है जो कि क्लीन एनर्जी के लिए उसको जो है यहाँ पे अंगोला ने ज्वाइन किया है। इससे जो यहाँ पे शो होता है कि बोथ द कंट्रीज जो है वो यहाँ पे जो है सस्टेनेबिलिटी और ग्लोबल जो कॉपरेशन है उसमें जो है साथ में जो है ये कॉपरेट कर रही हैं। अंगोला की अगर हम बात करें तो इसकी लोकेशन है वो आ जाती है साउथ वेस्टर्न अफ्रीका जो कि बॉर्डर शेयर करती है नाम्बिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जाम्बिया और अटलांटिक ओशियन के साथ। कैपिटल है जो इसकी आ जाती है लुआंडा जो कि अंगोला की लार्जेस्ट सिटी है और जो है मेन पोर्ट भी है ये अंगोला का। पॉलिटिकल लीडरशिप अगर हम देखें तो जाओ लोआरेंको जो है यहाँ के प्रेसिडेंट है अंगोला के 2017 से और इनको जो है रीइलेक्ट किया गया था 2022 में। करेंसी जो है अंगोला की आ जाती है अंगोलियन क्वांस जो है यहाँ की करेंसी आ जाती है। अंगोला जो है एक लॉन्ग कोस्ट लाइन शेयर करता है और अटलांटिक ओशियन के साथ जो कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहता है इसके मेराइन ट्रेड और फिशरीज में। ये जो है रिच है नेचुरल रिसोर्सेज में स्पेशली ऑयल डायमंड। बट जो इसका अब जो है अंगोला अपना एक्सपेंड कर रहा है एरिया एग्रीकल्चर एक्वाकल्चर और ग्रीन एनर्जी में जो है ये एक्सपेंड कर रहा है। Now next news is from China. So China creates a new visa competing with the USA in wooing global tech talent. So China ने यहाँ पे लॉन्च किया है a new K visa program to attract global science and technology professionals, offering an alternative to the US H1B visa. ठीक है ना। तो चाइना ने जो यहाँ पे जो के वीज़ा है जिसको कि अक्टूबर में इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है ना। तो अभी इस वीज़ा के तहत जो है चाइना ने यहाँ पे कुछ न्यू स्कीम्स को जो है लॉन्च किया है जो कि अट्रैक्ट करेगी फॉरेन टेक्निकल प्रोफेशनल को स्पेशली स्टेम जो फील्ड्स आ जाते हैं स्टेम यानी कि साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। इसको जो है डिज़ाइन किया गया है टू अट्रैक्ट ग्लोबल टैलेंट बूस्ट जो कि बूस्ट करेगा चाइना की टेक्निकल इनोवेशन को। और ये जो कम्पीट कर रहा है यूएस के H1B वीज़ा के साथ जो कि अब मोर रिस्ट्रिक्टिव हो गया है और एक्सपेंसिव भी हो गया है। तो हु कैन अप्लाई। सो ट्रेडिशनल वर्क वीज़ा की तरह जो के वीज़ा है इसको जो है अप्लाई करने के लिए आपको किसी भी जॉब ऑफर की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। यहाँ पे जो है ईजी बनाया गया है, इसको ईजी किया गया है स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए टू एंटर चाइना और एक्सप्लोर सो दैट दे कैन एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज़। इसका जो मेन टारगेट है वो है यंग स्टेम ग्रेजुएट्स, एक्सपीरियंस टेक्निकल वर्कर्स, रिसर्चर्स और इनोवेटर्स। चाइना जो है अब यूएस का जो H1B वीज़ा है जिसकी की कॉस्ट है यहाँ पे $1 million फॉर द फर्स्ट टाइम एप्लीकेंट्स, जिससे कि यहाँ पे फॉरेन टैलेंट्स है जो अब यहाँ पे जो है काफ़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं इसको जो है गेन करने में। सो चाइना जो है इस अपॉर्चुनिटी का जो है यहाँ पे फ़ायदा उठा रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो है वो न्यू न्यू जो अपॉर्चुनिटीज़ है यहाँ पे ग्लोबल जो है टैलेंट को यहाँ पे ऑफर कर रहा है और जो है यहाँ पे अपनी पोजीशन इन ग्लोबल जो है टेक्निकल फील्ड है उसमें जो अपनी पोजीशन को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहा है। जो कि वीज़ा है यहाँ पे ऑफर कर रहा है टैक्स ब्रेक्स को, हाउसिंग सपोर्ट कर रहा है और एक्सेस कर रहा है इंटरनेशनल स्कूल्स। दो फुल रेजिडेंसी रूल्स फॉर स्टिल बिंग जो फुल रेजिडेंसी जो रूल्स है अभी तक जो है ये क्लैरिफाइड नहीं है। इसका जो इम्पैक्ट इंडियन प्रोफेशनल पर क्या रहेगा, तो मैनी इंडियन जो टेक्निकल वर्कर्स हैं अब वो कंसीडर कर रहे हैं चाइना को एज अ वायबल ऑप्शन, ठीक है ना। इस तरह से जो है चाइना का जो के वीज़ा है ये जो है इमर्ज कर रहा है एज अ न्यू गेटवे फॉर ग्लोबल करियर्स के लिए। नाउ नेक्स्ट न्यूज़ इज सीरियाज प्रेसिडेंट विजिट द वाइट हाउस फॉर द फर्स्ट टाइम एवर। सो सीरिया के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने जो है 10 नवंबर 2025 को जो है यहाँ पे फर्स्ट एवर विजिट की है यूएस की, ठीक है। और जो है उन्होंने जो है यहाँ पे मीट किया डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो कि प्रेसिडेंट है यूनाइटेड स्टेट्स के। सीरिया के प्रेसिडेंट जो अहमद अल शारा है जो हैं वो जो है यहाँ पे फर्स्ट टाइम आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ सीरिया इन 1946 के बाद ये फर्स्ट एवर विजिट रही है किसी भी सीरियन प्रेसिडेंट की टू द वाइट हाउस, ठीक है ना। तो ये जो सब कुछ है ये यहाँ पे जो है
यूएस ने जो सैंक्शंस यहाँ पे हटाई हैं, जो लिफ्ट की हैं सीरिया के ऊपर, उसके बाद ही जो है ये पॉसिबल हो पाया है। ठीक है ना। सीरिया जो है अब ज्वाइन कर रहा है यूएस लेड ग्लोबल कोलिएशन को टू फाइट द इस्लामिक स्टेट। और ये जो मीटिंग है, ये इसमें जो मेन फोकस रहेगा सिक्योरिटी कोऑपरेशन और रीबिल्डिंग डिप्लोमेटिक टाइज के ऊपर जो है इस मीटिंग का मेन फोकस रहेगा। नाउ नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम मित्र शक्ति एक्सरसाइज। सो मित्र शक्ति एक्सरसाइज जो कि इंडिया और श्रीलंका की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, वो जो है यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। और इसकी जो लोकेशन है वो है फॉरेन ट्रेनिंग नोड बेलागावी कर्नाटका इंडिया। मित्र शक्ति शक्ति एक्सरसाइज जो कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में 2013 में स्टार्ट हुई थी, 2025 में जो है इसका 11th एडिशन जो है वो आयोजित किया जा रहा है। 10 नवंबर से लेकर 23 नवंबर तक जो है चलेगा कर्नाटका में। ये जो है एक ईयरली मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडियन आर्मी और श्रीलंकन आर्मी के बीच में। और इसमें जो है में फोकस रहता है काउंटर टेररिज्म के ऊपर, पीस कीपिंग ऑपरेशंस के ऊपर और सब कन्वेंशनल वॉरफेयर्स के ऊपर। ठीक है ना। ये जो एक्सरसाइज है ये कंडक्ट की जाती है अंडर यूनाइटेड नेशंस चैप्टर 7 मैंडेट के तहत। ठीक है ना, जिसमें कि अलाउ किया जाता है कंट्रीज को टू टेक एक्शन टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी। मित्र शक्ति 2025 की अगर हम बात करें तो इंडियन टीम्स में जो है 170 सोल्जर्स रहेंगे फ्रॉम राजपूत रेजिमेंट से। श्रीलंकन टीम्स में 135 सोल्जर्स रहेंगे गजाबा रेजिमेंट से। एयरफोर्स जो इसमें सपोर्ट करेगी, जिसमें कि 20 इंडियंस आ जाएंगे और 10 जो है वो श्रीलंकन पर्सनल्स आ जाएंगे एयरफोर्स से। Now, next news is regarding India's unemployment rate drops to 5.2% in quarter 2 of 2025. So periodic labor force survey जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है, यहाँ पे जो इन्होंने इंडिया की जो एम्प्लॉयमेंट लैंडस्केप रहा है जुलाई टू सितंबर, उसको जो है यहाँ पे बताया है। इसके तहत जो इंडिया की जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो सेकेंड क्वार्टर में ड्रॉप हुई है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट के अगर हम ट्रेंड देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट जो नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, जिसमें कि 15 प्लस ईयर्स का जो एज ग्रुप है उसको काउंट किया जाता है। फर्स्ट क्वार्टर 2025 में जो इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट रेट थी वो थी 5.4%, जो कि सेकेंड क्वार्टर में रिड्यूस हो गई है यहाँ पे 5.2%। रूरल अनएम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें तो ये जो है 4.4% हो गई है फ्रॉम 4.8% जो कि फर्स्ट क्वार्टर में थी। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें तो ये थोड़ी सी यहाँ पे स्लाइटली इंक्रीज हुई है। फर्स्ट क्वार्टर में जो है 6.8% थी और सेकंड क्वार्टर में जो है 6.9% हो गई है। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्वार्टर में जो फीमेल जो लेबर फोर्स थी वो पार्टिसिपेशन थी वो थी 33.4%, जो कि यहाँ पे सेकंड क्वार्टर में 33.7% थोड़ा सा यहाँ पे जो है इंक्रीज देखा गया है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट अगर हम देखें तो फर्स्ट क्वार्टर में जो है वो 55% था, जो कि सेकेंड क्वार्टर में 55.1% हो गया है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है ये मेजर करता है प्रोपोर्शन ऑफ वर्किंग एज इंडिविजुअल्स 15 प्लस हु आर एम्प्लॉयड और एक्टिवली सीकिंग वर्क। ठीक है ना। ये जो द राइज दो थोड़ा सा इसमें राइज हुआ है, पर ये सजेस्ट कर रहा है कि मोर पीपल आर एंटरिंग इन द जॉब मार्केट। Now, next news is from sports section. So, Samrat Rana, India's new shooting champion. So, Samrat Rana ने यहाँ पे हिस्ट्री क्रिएट कर दी है by winning India's first ever gold medal in men's 10-meter air pistol event at ISSF World Championship 2025, जो कि कैरो में चल रहा था। ठीक है। वरुण तोमर जो है इन्होंने ऐड किया है, यहाँ सिक्योर किया है उन्होंने ब्रॉन्ज को उन्होंने यहाँ पे स्कोर कर दिया है। इवेंट की अगर हम डिटेल देखें तो 10 नवंबर 2025 को कैरो इजिप्ट में जो है कंपटीशन हुआ, जिसमें कि यहाँ पे जो है मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल था इवेंट था। इसके दौरान जो है सम्राट राणा जो कि 20 ईयर ओल्ड शूटर है करनाल हरियाणा से, उन्होंने जो यहाँ पे गोल्ड मेडल जो है यहाँ पे विन किया। ठीक है। और उन्होंने यहाँ पे जो बीट किया चाइना के हु कई को जस्ट 0.4 पॉइंट से। वरुण तोमर जो कि उत्तर प्रदेश से हैं, उन्होंने जो है यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल विन किया। ठीक है ना। और इससे जो इन्होंने यहाँ पे डबल पोडियम फिनिश रहा इंडिया के लिए। इंडिया की जो टीम है इसने जो है यहाँ पे गोल्ड वॉन किया है विद श्रवण कुमार ज्वाइनिंग राणा एंड तोमर।
दिस इज इंडियाज फर्स्ट इंडिविजुअल वर्ल्ड टाइटल इन एन ओलंपिक पिस्टल डिसिप्लिन, ठीक है ना, जिसमें कि ब्रेक किया गया है चाइना की डोमिनेंस को, ठीक है ना। फाइनल स्कोर अगर हम देखें तो यहाँ पे गोल्ड जीता है सम्राट राणा ने, और यहाँ पे जो है नंबर 2 पर रहे हैं चाइना के हु कई, और थर्ड नंबर पर यहाँ पे रहे हैं वरुण तोमर इंडिया से, जिन्होंने की ब्रॉन्ज मेडल जीता है। सो फ्रेंड्स, इसके साथ ही आज का हमारा ये सेशन कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं वन लाइनर क्वेश्चन आंसर्स। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज, हु हैज़ बीन नेम्ड एज द न्यू CEO एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज। तो किसको जो है यहाँ पे जो है वो अपॉइंट किया गया है न्यू CEO एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज? रक्षित भार्गव को, ठीक है, रक्षित भार्गव को यहाँ पे जो है वो अपॉइंट किया गया है। विच एडिशन ऑफ द मित्र शक्ति एक्सरसाइज इज गोइंग इन कर्नाटका? सो कौन सा एडिशन चल रहा है अभी मित्र शक्ति एक्सरसाइज का इंडिया और श्रीलंका के बीच में? 11th एडिशन, ठीक है, 11th एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वॉन इंडियाज फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल इन मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट एट ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप? किसने जीता इंडिया का फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल इन मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल? सम्राट राणा ने, ठीक है, सम्राट राणा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन सेकंड क्वार्टर 2025? तो क्या रही इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट रेट सेकंड क्वार्टर में? 5.2%, ठीक है, 5.2%। विच वीज़ा इज लॉन्च बाय चाइना टू अट्रैक्ट ग्लोबल टैलेंट? तो कौन सा वीज़ा जो है चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है? के वीज़ा, ठीक है, के वीज़ा। विच स्टेट इंट्रोड्यूस प्रोहिबिशन ऑफ पॉलीगैमी बिल 2025? सो कौन सी स्टेट है जिसने की प्रोहिबिशन ऑफ पॉलीगैमी बिल को जो इंट्रोड्यूस किया है? आसाम, ठीक है, आसाम ने इंट्रोड्यूस किया है प्रोहिबिशन ऑफ पॉलीगैमी बिल 2025। विच स्टेट होस्टेड द फर्स्ट बिम्स्टेक इंडिया मैराइन रिसर्च नेटवर्क कॉन्फ्रेंस? कौन सी स्टेट है जिसने की होस्ट किया है फर्स्ट बिम्स्टेक इंडिया मैराइन रिसर्च नेटवर्क कॉन्फ्रेंस को? केरल ने, ठीक है ना, केरल ने। और ये जो है कॉन्फ्रेंस थी ये कोच्चि में जो है वो आयोजित की गई थी। विच स्टेट इज गोइंग टू बिल्ड इंडियाज लार्जेस्ट PCB प्लांट? तो कौन सी स्टेट है जो इंडिया का जो है लार्जेस्ट PCB प्लांट जो है बनाने जा रही है? आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश में जो है इंडिया का लार्जेस्ट PCB प्लांट जो है वो बिल्ड किया जाएगा। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज का हमारा सेशन कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरा सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।